हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्टिव माइंड। तो यहाँ जो हमारी सीरीज चल रही है बायोलॉजी बेस्ड ऑन क्लास 11th एंड 12th NCERT, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। और जो हमारा चैप्टर है वो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने सेल के बारे में प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल, ये सब जो है यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो यूकैरियोटिक सेल को हम कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले मैंने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल जो है डिस्कस कर दिया है। अब हम यहाँ पे देखेंगे सेल ऑर्गेनेलीज, जहाँ पे हमको बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज को पढ़ने हैं यहाँ पे। तो देखिए फ्रेंड्स, सेल ऑर्गेनेल्स में हमको क्या क्या देखने हैं। जो सेल ऑर्गेनेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ साइटोप्लाज्म कैपेबल ऑफ ग्रोथ एंड इन सम केसेस मल्टीप्लिकेशन। मतलब बोला जा रहा है कि जो सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं वो ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि साइटोप्लाज्म में ग्रोथ के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब देखिए, जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं इनमें फ्रेंड्स कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं जो कि डबल मेम्ब्रेनस होते हैं, कुछ सिंगल मेम्ब्रेनस होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, यानी नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं। तो देखिए, जब ये यहाँ से आपसे क्वेश्चन बनते हैं, आपसे पूछा जाता है कि डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल क्या है, तो वहाँ पे मतलब आपको दे देंगे ऑप्शन, फिर ए एंड बी, ए एंड सी, इस तरह से मतलब बोथ या नन ऐसे करके दे देते हैं। तो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। और फ्रेंड्स, यहाँ पे सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर में लाइसोसोम, माइक्रोबॉडीज, गोल्गी कॉम्प्लेक्स और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आते हैं। और ऐसे स्ट्रक्चर जो कि नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं उसमें क्या क्या आता है, एक आता है हमारा राइबोसोम, एक है सेंट्रियोल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम इन सबको डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूंगी इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। अब ये इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या है, चलिए आगे इसको हम देखते हैं। तो देखिए, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है। आपको स्ट्रक्चर तो पता ही है, चाहे आप एनिमल सेल उठा लीजिए या प्लांट सेल, कोई सा भी सेल उठा लीजिए। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं प्लांट सेल, जहाँ पे हमने सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पढ़ लिया है। अब हम चलते हैं उसके अंदर। तो जब आप एक सेल के अंदर जाएंगे तो उसके अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे बात आती है ये इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या है। तो देखिए, जो हमारे सेल के अंदर में ऑल ऑर्गेनेल्स आर क्वाइट डिफरेंट इन टर्म ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी जो हमारे सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं वो क्या होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं अपने स्ट्रक्चर और फंक्शन में। मतलब उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। बट लेकिन सम ऑफ देम आर कंसिडर्ड टुगेदर एज इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। लेकिन उसमें से ही कुछ ऐसे ऑर्गेनेलीज हैं जिनको हम, जो मतलब एक साथ इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की तरह काम करती हैं, एज अ देयर फंक्शन आर कोऑर्डिनेटेड, क्योंकि उनका फंक्शन क्या होता है, कोऑर्डिनेटेड होता है। अब यहाँ पे आपको हो सकता ना समझ में आया हो, तो चलिए मैं बताती हूँ यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ, ये लाइन क्या बोल रही है। तो देखिए, एक सेकेंड, मान लीजिए यहाँ पे एक है हमारा सेल, क्या है, ये एक हमारा सेल है। अब फ्रेंड्स, आप देखेंगे इसमें, इस सेल के अंदर में क्या हो सकता है। मान लीजिए कि ये क्या है, सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। क्या है, न्यूक्लियस है। और फ्रेंड्स, इस सेल के अंदर में न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस से लगा हुआ यहाँ पे क्या होगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। यहाँ पे मान लीजिए कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इससे अटैच है। अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर आता है जिसको हम बोल देते हैं वेसिकल्स। उसके बाद मान लीजिए इसमें और क्या है, गाल्गी कॉम्प्लेक्स है। और उसके बाद यहाँ पे फिर से एक स्ट्रक्चर आता है जो कि है हमारा लाइसोसोम्स। मतलब मान लीजिए कि सेल के अंदर, वैसे तो अभी इसके अंदर बहुत सारे जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, वैक्यूल्स, ये सब कुछ होंगे, लेकिन अभी के लिए आपको क्या क्या देखना है। यहाँ पे ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया ER यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हो गया वेसिकल्स, और ये है गाल्गी कॉम्प्लेक्स, और ये है लाइसोसोम। अब यहाँ पे देखिए वो लाइन क्या बोल रही है कि ये हमारा जो है एक सेल है,
इस सेल के अंदर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से लगा हुआ ही इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ये जो है न्यूक्लियस के कंटिन्यूएशन में होता है, मतलब न्यूक्लियस से लगा हुआ ही हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और इससे लगा हुआ यहाँ पे वेसिकल्स है, उसके बाद गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, उसके बाद जो है लाइसोसोम है। अब यहाँ पे वो लाइन बोल रही थी कि कुछ ऐसे ऑर्गेनेलीज होते हैं जो कि मतलब उनका स्ट्रक्चर जो है वो अलग है। जैसे देखिए न्यूक्लियस, ये सब मतलब इनके स्ट्रक्चर तो अलग हैं, लेकिन इनका फंक्शन सेम होता है, मतलब सेम नहीं होता, कोऑर्डिनेटेड होता है। अब ये हमको यहाँ पे यही समझना है कि कोऑर्डिनेटेड का क्या मतलब है। तो देखिए आप, जैसे यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से लगा हुआ ER है यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो यहाँ से जो लगा हुआ होता है यहाँ वो होता है RER, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। अब यहाँ पे अगर RER है यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो यहाँ पे क्या लगे होंगे, राइबोसोम्स लगे होंगे। तो अगर यहाँ पे राइबोसोम लगे हैं तो राइबोसोम क्या करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे। जब ये प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे तो वो जो प्रोटीन है वो यहाँ पे इसमें पैक हो जाएगा। किस में पैक हो जाएगा, वेसिकल्स में। वेसिकल्स में पैक हो जाएगा और ये जाएंगे कहाँ पे, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में। यानी यहाँ से ये गए वेसिकल्स में, वेसिकल से गोल्गी कॉम्प्लेक्स में। अब ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है ये मॉडिफाई करके इस प्रोटीन को भेज देगा किसमें, लाइसोसोम में। अब यहाँ से ये जो प्रोटीन है या तो सेल के बाहर चली जाएगी या तो सेल के अंदर रह जाएगी। क्या होगी, या तो वो प्रोटीन सेल के बाहर जाएगी या सेल के अंदर रह जाएगी, जहां भी उसका रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से। तो यहाँ पे क्या हुआ, राइबोसोम जो है यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम जो जुड़ा हुआ है उसके हेल्प से यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस हुई, और वो जो प्रोटीन है वेसिकल्स में गया, वेसिकल से गोल्गी कॉम्प्लेक्स से, गोल्गी कॉम्प्लेक्स ने उसको मॉडिफाई करके लाइसोसोम के पास भेजा। उसके बाद वहां से वो या तो सेल के बाहर गया या सेल के अंदर रह गया। तो यहाँ पे कौन कौन, देखिए यहाँ पे एक मतलब अलग अलग ऑर्गेनेलीज तो हैं, लेकिन इनका फंक्शन जो है कोऑर्डिनेटेड हो रहा है। अगर यहाँ पे राइबोसोम हेल्प ना करे तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। अगर वो प्रोटीन बन गया, वो वेसिकल में पैक नहीं हुआ, तो वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स के पास नहीं जा पाएगा। गोल्गी कॉम्प्लेक्स के पास नहीं गया तो वो लाइसोसोम में नहीं जाएगा मॉडिफिकेशन करके। तो इस तरह से इनका फंक्शन क्या है, कोऑर्डिनेटेड है, मतलब साथ साथ चल रहा है। अगर यहाँ से एक स्ट्रक्चर भी हम गायब कर देते हैं तो हमारा फंक्शन क्या होगा, नहीं होगा, अफेक्टेड होगा, यानी वो नहीं होगा। तो यही यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये मतलब साथ साथ काम करते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज जो है होती हैं। तो यहाँ पे आपको एक जो है दिख रहा होगा, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपको ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है, ये लाइसोसोम दिख रहा है, ये वेसिकल्स दिख रहा है, और ये हो गया हमारा एक सेकेंड, सॉरी न्यूक्लियस नहीं है यहाँ पे, ER हो गया, लाइसोसोम हो गया, वेसिकल्स हो गया और गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे फ्रेंड्स, आपको 4 स्ट्रक्चर ध्यान रखने हैं। एक हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स और वेसिकल्स, यहाँ पे 4 स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर यहाँ पे राइबोसोम ना हो तो प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होगा, अगर राइबोसोम नहीं हुआ तो प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होगा। बिल्कुल सही, मैं आपके बात से एग्री हूँ कि राइबोसोम का यहाँ पे बहुत बड़ा योगदान है। अगर राइबोसोम नहीं होगा तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। अब आपके दिमाग में आएगा तो फिर आपने राइबोसोम को इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कंक्लूड क्यों नहीं किया, मतलब उसको हमने बाहर क्यों कर दिया, उसको भी इसमें कंक्लूड करना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसके नाम में देखिए इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, क्या है यहाँ पे, मेम्ब्रेन सिस्टम है। जबकि जो हमारा राइबोसोम है इसमें जो है मेम्ब्रेन नहीं होता है। ये अभी मैंने आपको बताया ऊपर, इसीलिए कि डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर और नॉन मेम्ब्रेनस। तो यहाँ पे जो राइबोसोम है इसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, जबकि हम जो पढ़ रहे हैं वो है इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, इसलिए यहाँ पे हम राइबोसोम को कंक्लूड नहीं करते। आई होप अब आपका डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो आपसे पूछा जाता है कि इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या आते हैं, तो याद रखना सबसे पहले ER, उसके बाद ये वेसिकल्स, फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स, फिर लाइसोसोम। इस तरह से ये कोऑर्डिनेटेड मैनर में ये काम इनका होता रहता है। तो अब देखिए ये लाइन आपको अच्छे से समझ आएगी। देखिए ऑल ऑर्गेनेलीज आर क्वाइट डिफरेंट इन टर्म ऑफ स्ट्रक्चर, ऑल
structure and function, but some of them are considered together as endomembrane system as their function are coordinated। अभी मैंने आपको बताया कि उनका फंक्शन क्या है, कोऑर्डिनेटेड है, एक साथ हो रहा, मतलब एक के बिना दूसरा जो है वो अफेक्ट होगा। अब यहाँ पे देखिए, इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स, जो कि अभी मैंने आपको बताया। अगर आप इसको शॉर्ट में कुछ इस तरह से याद करना चाहें तो क्या बना सकते हैं, ERGLV, कुछ इस तरह से, जो भी आपको सही लगेगा उस तरह से इसको मतलब बना लेना, ERGLV, ताकि याद रहे आपको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पैराक्सीसोम आर नॉट कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। जो माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, पैराक्सीसोम है, ये जो है इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं कंसीडर किया जाता है। एज देयर फंक्शंस आर नॉट कोऑर्डिनेटेड विथ, जैसा कि उनका फंक्शन जो है इनके साथ कोऑर्डिनेटेड नहीं है, किनके साथ, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स के साथ में इनका फंक्शन जो है कोऑर्डिनेटेड नहीं है। और फ्रेंड्स ये भी याद रखना कि यहाँ पे राइबोसोम भी जो है वो इंक्लूड नहीं है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जब हम देखने जा रहे हैं तो हमको यहाँ पे ये 4 स्ट्रक्चर के बारे में जो है पढ़ना होगा। एक हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा गोल्गी कॉम्प्लेक्स, तीसरा जो है लाइसोसोम और यहाँ पे वैक्यूल्स। तो इन चारों स्ट्रक्चर को हमको बारी बारी से देखना होगा। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यहाँ पे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फ्रेंड्स आप टेंशन मत लेना, जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इसको एक मतलब कंप्लीट वीडियो के रूप में वाइंड अप कर दूंगी, बहुत ही शॉर्ट में, ताकि जब भी आपको रिवीजन करना हो तो आप उस सिंगल वीडियो को देख के रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए आपको अगर डिटेल चाहिए तो इसको आपको पढ़ना होगा, क्योंकि वहाँ पे मैं फिर इतना डिटेल नहीं जो है एक्सप्लेन करूँगी, उसको बहुत शॉर्ट में रखेंगे बस आपके रिवीजन के लिए, क्योंकि ये इतना लंबा चैप्टर है, हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएंगे। वैसे होना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ही शॉर्ट में एक एक पार्ट जो है इसका डिस्कस कर रही हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हमको जानना है। देखिए यहाँ पे इसको याद करना नहीं, रटना नहीं, बस सीखने के लिए बैठिए, मतलब सीखिए कि क्या है। अब सेल हम पढ़ रहे हैं तो सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, एक कहानी की तरह कि डिस्कवरी कैसे हुई, टाइप्स क्या हैं, अच्छा सेल ये होता है, इसमें सेल वॉल होता है, फिर इसके सेल वॉल में क्या होता है, अच्छा सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की क्या कहानी है। ओ इतने सारे साइंटिस्ट थे इसको मतलब इसको डिस्कवर करने के लिए, इसका स्ट्रक्चर कितना कॉम्प्लेक्स है, इस तरह से मतलब एक कहानी की तरह देखिए ना इसको। फिर इसके अंदर में इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो आज हम पढ़ ही रहे हैं इसको देखिए। अब यहाँ पे चलिए सीखते हैं कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो किसका एग्जाम्पल है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज। तो अभी तक तो यही पूछा जाता है कि डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो इसको भी याद रखना कि जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज हैं। तो देखिए ER डिवाइड्स द इंट्रासेलुलर स्पेस इनटू 2 डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट, दैट मीन्स ल्यूमिनल इनसाइड ER एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल साइटोप्लाज्म कंपार्टमेंट। हो सकता है आपको इसकी एक लाइन भी समझ में नहीं आई होगी, पर इतना तो समझ में आया ना, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज है, यानी यहाँ पे एक सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है ये। अब जैसे सिंगल डबल का मतलब क्या होता है, जब आप फ्रेंड्स यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप पाएंगे वो कुछ इस तरह से होता है, ऐसे है, फिर इसके अंदर में भी एक परत होती है, फिर यहाँ से एक सेकेंड, कुछ इस तरह से जो है होता है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि एक मेम्ब्रेन बाहर है एक अंदर है, इसलिए डबल मेम्ब्रेन है, तो डबल मेम्ब्रेनस हो गया। उसी तरह से जो हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये जो है हमारा न्यूक्लियस है, अब यहाँ से इससे लगा हुआ जो है ये क्या है, ये है हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये सिंगल मेम्ब्रेन है। अब यहाँ पे मतलब इसके अंदर में ऐसे नहीं है डबल मेम्ब्रेन, इसीलिए इसको हम सिंगल मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। सिंपल है ना, रटना नहीं है। अब ये देखिए ये लाइन क्या बोल रही है, चलिए इसको मैं आपको बताती हूँ। देखिए अब फिर से मान लीजिए ये है हमारा एक सेल, क्या है, एक सेल है। सेल के अंदर में क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से लगा हुआ क्या है यहाँ पे, चलिए इतना ही देखते हैं।
तो इसके अंदर में जो है क्या लगा हुआ है फ्रेंड्स, ये है हमारा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से लगा हुआ ये है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आप देखेंगे ये जो हमारा सेल है ये इसका क्या है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना हुआ है, लिपिड बाइलेयर का। और ये जो मेम्ब्रेन है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ये किसका बना है, ये भी लिपिड बाइलेयर का बना है, सॉरी लिपिड बाइलेयर का ये भी बना हुआ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी। तो जितने भी मतलब सेल जो है जितना भी मेम्ब्रेन है वो सबका स्ट्रक्चर कैसा है, लिपिड बाइलेयर। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी लिपिड बाइलेयर और ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेम्ब्रेन है ये भी लिपिड बाइलेयर। तो अब देखिए ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये न्यूक्लियस से लगा हुआ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और यहाँ पे ये कुछ स्पेस है, ये जो है ये क्या है, स्पेस है। तो आप देखेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ये आपको कुछ जो है स्पेस दिख रहा होगा, ये आपको स्पेस दिख रहा होगा इसके अंदर में। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर का जो स्पेस है इनसाइड ल्यूमेन, यानी ये जो स्पेस है इसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूमेन। क्या बोलते हैं, ल्यूमेन। तो वही बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो दो कंपार्टमेंट में डिवाइड होता है, एक होता है साइटोप्लाज्मिक, एक होता है ल्यूमिनर। तो ये जो इसके अंदर में ल्यूमेन है इस कंपार्टमेंट को हम बोलते हैं ल्यूमिनर कंपार्टमेंट। क्या बोलते हैं, LC, यानी ल्यूमिनर कंपार्टमेंट। अब ये तो हो गया ER के अंदर की बात, ER के अंदर यानी ल्यूमेन की बात कर रहे हैं तो हम उसको बोल देते हैं ल्यूमिनर कंपार्टमेंट। लेकिन अब इसके बाहर ये जो जगह है ये इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट। क्या बोल देते हैं, साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि वो लाइन क्या बोल रही थी। चलिए दोबारा से देखते हैं, अब आपको समझ आएगा। देखिए यही बोला जा रहा है कि ER डिवाइड्स द इंटरसेलुलर स्पेस इनटू टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट इंटरसेलुलर स्पेस into two compartment that mean luminal यानी luminar compartment and extra luminar या फिर इसी को बोल देंगे साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट। अब आपको समझ आया कि जो ER है वो डिवाइड करता है एक तो ल्यूमिनर कंपार्टमेंट, एक एक्स्ट्रा ल्यूमिनर जिसको हम बोल देंगे साइटोप्लाज्मिक। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है ये इनसाइड ER यानी ये ER के इनसाइड में है, लेकिन ये एक्स्ट्रा ल्यूमिनर यानी ल्यूमन के बाहर है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर का स्थान जो है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब देखिए अकरेंस की बात अगर करें तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया कहाँ पे जाता है, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोट्स। सभी प्रोकैरियोट्स में अब्सेंट होते हैं लेकिन सभी यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं सिवाय एरिथ्रोसाइट यानी RBC। अभी मैंने आपको बताया भी था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी के लिए RBC को लिया गया था क्योंकि वहाँ पे जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अब्सेंट होता है, ताकि जब भी हम उसको कट करें तो वहाँ पे बहुत सारे स्ट्रक्चर ना कट के चले जाएं, ताकि हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी अच्छे से कर सकें। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि ER जो है वो RBC में अब्सेंट होता है। तो वही बोला जा रहा है कि जितने भी टाइप के प्रोकैरियोट हैं वहाँ तो अब्सेंट होता है, लेकिन यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है बट RBC में अब्सेंट होता है। इट इज फाउंड स्कैटर्ड इन होल साइटोप्लाज्म डिफ्यूज ऑर्गेनली। जो है ये साइटोप्लाज्म में एक स्कैटर्ड फॉर्म में पाया जाता है, न्यूक्लियस से लगा हुआ साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड फॉर्म में ये पाया जाता है, ये यहाँ पे बोला जा रहा। अब यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स जो इसका स्ट्रक्चर है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क ऑफ हाईली ब्रांच्ड फाइन ट्यूब्यूल्स स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म। ये क्या होता है, हाईली ब्रांच्ड होता है, फाइन ट्यूब्यूल्स स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में जो है स्कैटर होता है, बिखरा हुआ होता है। इट्स वन इंड इज कनेक्टेड विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यही मैं बता रही हूँ कि इसका एक इंड क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच होता है, विद द अदर इंड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और दूसरा जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होता है। इट इज ऑफन टर्म्ड एट सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन, और हम इसको जो है कभी कभी सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ये यहाँ पे जिसपे आपको ग्रेन्यूल ये सब दिख रहे होंगे, ये ग्रेन्यूल्स ये सब क्या है, ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। लेकिन यहाँ देखिए इस पे, इस स्ट्रक्चर पे आपको कोई भी यहाँ पे ग्रेन्यूल्स नहीं दिख रहे हैं, इसको हम स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल देंगे। और यहाँ से यहाँ तक ये तो हमारा न्यूक्लियस ही है।
और ये जो अटैच है इसको हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम। तो बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है हमारे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अब यहाँ पे देखिए, इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 कंपोनेंट, दैट मीन्स सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड टिब्यूल्स। जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक होता है सिस्टर्नी, एक होता है वेसिकल्स, एक होता है टिब्यूल्स। टिब्यूल्स जैसे देखिए, सिस्टर्नी कैसे होंगे, ऐसे स्ट्रक्चर होगा टिब्यूल्स। वेसिकल जो है कुछ गोल से होंगे, और टिब्यूल कैसे होंगे, कुछ इस तरह से। ये है, ये टिब्यूलर है, ये सिस्टर्नी है, या वेसिकल्स है। तो इस तरह से जो है इनका स्ट्रक्चर होता है। तो अब यहाँ पे देखिए, ये जो सिस्टर्नी है, दीज आर इलोंगेटेड फ्लैट एंड अनब्रांच्ड टिब्यूलर स्ट्रक्चर विच आर फाउंड अरेंज इन पैरेलल रोज। जो सिस्टर्नी होता है कैसा होता है, बोला कि फ्लैटेंड होता है, चपटा होता है और अनब्रांच होता है। तो आपको यहाँ ये दिख रहा होगा, ये फ्रेंड्स ये क्या है हमारा, ये सिस्टर्नी है, फ्लैट है और कोई भी ब्रांच यहाँ पे नहीं है। जबकि अगर आप ये देखेंगे टिब्यूल में, तो देखिए यहाँ से ये किस तरह से ऐसे 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 इस तरह से जो है बना हुआ है। तो ये कैसा है, ब्रांच्ड है। तो जो सिस्टर्नी है वो फ्लैटेंड इलोंगेटेड होता है, फ्लैटेंड होता है, अनब्रांच्ड होता है, और ये पैरेलली जो है अरेंज होता है। दीज आर जनरली ग्रेन्यूलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। मतलब ये एक सेकेंड, दीज आर जनरली ग्रेन्यूलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। तो देखिए, जो सिस्टर्नी है और टिब्यूल्स है, दोनों में ही तीनों स्ट्रक्चर पाए जा सकते हैं। सॉरी, एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे राइबोसोम अटैच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन यहाँ ये दिखा रहा कि दीज आर जनरली ग्रेन्युलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है, इसको आप छोड़ दीजिएगा अभी, इसको हम कल की वीडियो में जो है कंफर्म कर देंगे। अभी के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम है या नहीं है, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। आगे देख लीजिए, दे आर मेनली फाउंड इन सेल एक्टिवली इंडल्ज इन प्रोटीन सिंथेसिस लाइक इन लिवर, पैंक्रियाज। तो अगर यहाँ पे ये बोल रहा कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइबोसोम तो होना ही चाहिए। तो याद कर लेना कि जो सिस्टर्नी है वहाँ पे राइबोसोम अटैच होते हैं और ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, क्योंकि दो लाइन तो गलत नहीं हो सकती। अगर यहाँ पे राइबोसोम होंगे तभी ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा, तो 2 लाइन तो गलत नहीं हो सकता। तो याद करना, जो सिस्टर्नी होता है यहाँ पे राइबोसोम होते हैं और ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, लिवर, पैंक्रियाज, इन सब जगह पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, वेसिकल्स क्या है फ्रेंड्स, दीज आर राउंडेड। ये क्या है, कुछ इस तरह से राउंडेड ओवल स्ट्रक्चर है, फाउंड वेल स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म, जो कि हमारे साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ ये भी पाया जाता है। दे आर मोर इन पैंक्रेस्टिक सेल, ये पैंक्रेस्टिक सेल में जो है ज़्यादातर पाए जाते हैं। ट्यूब्यूल्स क्या है, दीज आर इरेगुलर, ये जो है इरेगुलर होते हैं, हाईली ब्रांच्ड होते हैं और फाउंड इन नियर सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के आसपास में पाए जाते हैं। इट अपीयर्स स्मूथ ड्यू टू लैक ऑफ राइबोसोम, बोले हैं कि यहाँ पे जो है राइबोसोम अब्सेंट होते हैं। दीज आर मेनली फाउंड इन सेल एसोसिएटेड विथ सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ग्लिसराइड, हार्मोन्स। ये जो है बोल रहे हैं कि ये कोलेस्ट्रॉल, ग्लिसराइड, हार्मोन्स, इन सब के सिंथेसिस में जो है हेल्प करते हैं। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे टाइप ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में SER, RER, यानी SER स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये है जहाँ पे राइबोसोम अब्सेंट होंगे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर राइबोसोम प्रेजेंट होंगे तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखिए, यहाँ पे जो है राइबोसोम अटैच ऑन देयर सरफेस विद द हेल्प ऑफ राइबोफोरिन्स या फिर ग्लाइकोप्रोटीन्स। इसके हेल्प से राइबोसोम जो है इनके सरफेस पे क्या होते हैं, अटैच होते हैं, और यहाँ पे राइबोसोम जो है एब्सेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये स्मूथ दिखते हैं।
और देखिए फ्रेंड्स, ये इन्वॉल्व इन एक्टिव सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, जो RER हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। सिक्रीशन प्रोसेसेस एज इन गोबलेट सेल्स ऑफ लीवर, ये भी इनका कुछ अदर फंक्शंस है, इसको भी याद रखना। और ये देखिए जो हमारा SER है ये किस में हेल्प करता है, साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड। तो ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा जाता है, SER और RER का फंक्शन जो है, तो याद रखना जो RER है वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, जबकि SER जो है वो सिंथेसिस ऑफ लिपिड में हेल्प करता है। विजुअल पिगमेंट्स एंड स्टेरॉयड इन एनिमल सेल्स एंड देयर स्टोरेज इन्वॉल्व इन डिटॉक्सिफिकेशन। जो SER है वो पाया जाता है मोस्टली हमारे लिवर सेल्स में, और जिसके मदद से ये जो है डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। और फ्रेंड्स, ऑफ हार्मफुल ड्रग्स सच एज साइटोक्रोम P450, ये जो है P450, इस तरह से इसको याद कर लेना कि जो, एक सेकेंड, जो फ्रेंड्स हमारा SER है वो डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। और यहाँ पे हार्मफुल ड्रग्स जो होते हैं जैसे साइटोक्रोम P450 परफॉर्म दिस फंक्शन इन लीवर, मतलब ये जो डिटॉक्सिफिकेशन होता है ये कहाँ पे होता है, प्रोसेस हमारे लीवर में होता है, जिसमें SER हेल्प करता है। इस बात को आप जो है याद रखना। अब देखिए, एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूअस विथ द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस से जो है कंटिन्यूअस एक्सटेंशन होता है। इट इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन स्मूथ मसल्स विच इज इन्वॉल्व इन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। और जो SER है ये मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प करता है। और ये देखिए एडिपोज टिश्यू मसल्स में पाए जाते हैं, और ये लीवर, पैंक्रियाज, इन सब जगहों पर पाए जाते हैं। तो अब ये देखिए सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, दीज स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अकर इन स्केलेटल एंड कार्डियक मसल्स। SER यानी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टोर कैल्शियम 2+ एंड एनर्जी रिच कंपाउंड रिक्वायर फॉर कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स, यानी जो कैल्शियम का स्टोरेज होता है वो भी किसकी वजह से होता है, SER यानी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से। और ये माइक्रोसोम क्या है, व्हेन ER इज ब्रोकन, जो हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जब वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट में टूट जाए तो स्मॉल ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर आर ऑब्टेन, तो वहां पे हमको क्या मिलेगा, एक छोटे छोटे से ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर मिलेंगे जिसको हम माइक्रोसोम्स बोल देते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्ट एज साइटोस्केलेटन and provide mechanical support and shape to the cell. RER provides precursor of lysosomal enzyme to Golgi body. SER help in lipid synthesis of lipid and steroid hormones. RER frequently observed in cell actively involved in protein synthesis and secretion. मतलब ये बोला जा रहा है कि ऐसे सेल्स जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा से ज़्यादा होती है वहाँ पे मोस्टली क्या पाए जाते हैं, RER यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो फ्रेंड्स इन सब पॉइंट को आप याद रखना। इंटरसेलुलर एक्सचेंज क्या है कि ER फॉर्म एन इंटरसेलुलर कंडक्टिंग सिस्टम, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन साइटोप्लाज्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर में अकर थ्रू द ER। यहाँ पे ये फंक्शन जो है इस बार KVS में आया था कि जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो उसमें कौन इन्वॉल्व होता है, तो वहाँ पे होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इनटू साइटोप्लाज्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये किसकी वजह से होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से। तो आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे कि जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो इंट्रासेलुलर कंडक्टिंग सिस्टम फॉर्म करता है, और ये जो है डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया। अब देखिए गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, सॉरी नेक्स्ट चैप्टर नहीं, नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए फ्रेंड्स इसको यहीं तक रखते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी आप बता दीजिएगा। अगर कहीं कुछ ना समझ आया हो तो वो भी कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी। बाकी अपना फीडबैक जो है कमेंट में ज़रूर दे देना। इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।